मैं दीपक जोशी, यूपीवी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा जी के पास। जानते हैं उनका कार्यकाल कैसा रहा। अनेक कुछ प्रश्न हैं हमारे पास पहाड़ से रिलेटेड हुए, उन्हीं के प्रश्नों का जवाब लेंगे हम श्री राम सिंह कैड़ा जी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका यूपीवी मीडिया में। मैं बचपन से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस का बड़ा सम्मान करता हूँ और प्रेस के सहयोग से ही ये उत्तराखंड राज्य बना है। और सामाजिक राजनीतिक जीवन में अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपना स्थान बनाता है तो उसमें प्रेस का बड़ा सहयोग रहता है। मैं आपका स्वागत करता हूँ और मैं एक निर्दलीय विधायक के रूप में मैं जीता और हल्द्वानी से नीचे को तराई भाबर कहते हैं और हल्द्वानी से ऊपर को कुमाऊं पहाड़ कहते हैं, कुमाऊं। और देश की आज़ादी के बाद जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए और हल्द्वानी से ऊपर को कुमाऊं में यानी कि कुमाऊं, मैं पहली बार देश की आज़ादी के बाद किसी को निर्दलीय चुनाव जीतने का मौका मिला और वो आपके सहयोग से, जनता की सहयोग से मुझे मिला। और देश की आज़ादी के बाद पहली बार कुमाऊं में कोई निर्दलीय जीता, वो एक किसान के बेटे के रूप में मुझे सम्मान मिला। और मैं जब से जीता हूँ लगातार एक दिन भी मैंने अपना क्षेत्र नहीं छोड़ा। कभी ओखलकांडा ब्लॉक के किसी गांव में, कभी धारी ब्लॉक के किसी गांव में, कभी रामगढ़ ब्लॉक के किसी गांव में और कभी भीमताल ब्लॉक के किसी गांव में मैं लगातार उपस्थित रहा। और मैंने एक विधायक के रूप में जो काम होना चाहिए वो काम करने का प्रयास किया और लगातार विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं को उठाने का काम किया और जो अपना विधायक का अधिकार क्षेत्र होता है मैंने वो काम किया। और सरकार के सम्मुख, प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों और माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख, केंद्र सरकार के जितने भी माननीय मंत्री थे उनके सम्मुख मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा और उनके समाधान करने का प्रयास किया। आपको 4.5 साल होने वाला है विधायक के पद पर। क्या जो आपने संकल्प लिया था 4.5 साल पहले वो पूरा कर पाए आप? देखिए, मुझे बड़ी उम्मीद और आशा थी कि उत्तराखंड में जो भी निर्दलीय चुनाव जीतते हैं वो सरकार में शामिल होते हैं और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मैं निर्दलीय चुनाव जीतूंगा और मुझे ये भी उम्मीद थी कि मैं अगर निर्दलीय चुनाव जीत गया तो मैं सरकार में शामिल हूँगा। और मैं सरकार में शामिल होने की मुझे आशा थी। मैं सोच रहा था कि निर्दलीय अगर जीतूंगा तो निश्चित रूप से सरकार में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। अगर मैं जीत गया, सरकार में शामिल हो गया, तो मेरी कई उम्मीदें थी कि पहाड़ में रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा है, पहाड़ में स्वास्थ्य का मुद्दा बहुत बड़ा है, पहाड़ में किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसलिए मैंने सोचा था कि सरकार में शामिल होने का मौका मिलेगा तो मैं इन सब समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहली बार एक निर्दलीय को सरकार में शामिल होने का मौका इसलिए नहीं मिल पाया कि हमेशा राज्य बनने के बाद प्रदेश में मिलीजुली सरकार बनती थी और मिलीजुली नहीं भी बनती थी तो सरकार बहुमत के आसपास ही रहती थी। लेकिन पहली बार इतनी बड़ी संख्या में बहुमत मिलेगा किसी को, यानी कि किसी निर्दलीय को भी किसी को उम्मीद नहीं होगी। लेकिन माननीय मोदी जी की लहर के आगे मेरा जो एक निर्दलीय विधायक के जीतने के बाद जो सरकार में शामिल होने का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। इसलिए मेरे काम थे वो अभी भी आज भी सरकार में शामिल नहीं हो पाने की वजह से अधूरे रहे। बिल्कुल। कुमाऊं के सबसे पावरफुल जो विधायक हैं, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप निर्दलीय विधायक थे और कोई जीता नहीं था, तो 2022 के चुनाव में किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने अभी अपना पूरा ताकत मैंने विकास कार्यों में लगा रखा है और आज भीमताल विधानसभा के ओखलकांडा ब्लॉक को लोग ओल्ड कनाडा कहते थे। ओखलकांडा ब्लॉक के मैंने शोड़ा से कौंता, पटरानी, ककोड़, हरिताल से होते हुए उस रोड को मैंने लोहाडोबा मिला दिया है। और मैंने स्वाकोट पोखरी लोग कभी पैदल जाते ही नहीं थे, कोई चुनाव लड़ने वाले भी नहीं जाते थे, स्वाकोट पोखरी रोड डलवा दिया मैंने। मेरे गांव में भी जब मैं विधायक बना तब वहाँ रोड इस बार पहुँची है, कैड़ा गाँव रोड पहुँच गई है।
कुकना में रोड पहुंच गई है, धैना में रोड पहुंच गई है, पंतौली में रोड पहुंच गई है, और भोंडरा में रोड पहुंच गई है, भूमका में रोड पहुंच गई है, थली में रोड पहुंच गई है, मोना गाँव में रोड पहुंच गई है, और जोशुला में रोड पहुंच गई है, और टाडा में रोड पहुंच गई है, सुई में रोड पहुंच गई है, और हमारा धारी ब्लॉक का अनरबा गांव जो इतनी दूरी में था वहाँ हमने रोड डलवा दी है, और कई रोडें हमने घटाई हैं। और मैं प्रदेश सरकार का और केंद्र सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो भी हमारा प्रस्ताव किया था उसमें हमें मदद की, और मेरी जो पेंडिंग रोडें थी जो लंबित थी कई सालों से, वो रोडें उनके लिए पैसा दिया, और वन पर्यावरण से सुनिश्चित करने में प्रदेश के माननीय सांसद जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा सहयोग रहा। तो हम ये माने 2022 में भी एक निर्दलीय विधायक भीमताल से देखने को मिल सकता है। फिलहाल मैं निर्दलीय चुनाव की तैयारी में हूँ। अभी क्या होगा कल को ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं फिलहाल निर्दलीय तैयारी में हूँ, और मैं जनता को भगवान मानता हूँ, और जनता के आशीर्वाद से मुझे मौका मिला, और जनता मेरी भगवान है, और जनता का जो आदेश होगा उस आदेश का मैं पालन करूँगा। बिल्कुल, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा पहाड़ में हमेशा से ही रहा है। क्या आपने, और जो बेरोजगार हैं वो ज़्यादातर शिटकुलों में काम करते हैं, क्या आपने बेरोजगारों के लिए जो औद्योगिक मंत्री हैं हमारे, उनसे कहा कि इनकी जो न्यूनतम वेतन है वो बहुत कम है? जो कंपनियों में काम करते हैं 8700 9000 रुपये उनको दिया जाता है, और वे भी मिल गया तो अगर, तो इस पर आपने अपने स्तर से क्या क्या काम किया? देखिए, जब मैं माननीय नरेंद्र तिवारी जब मुख्यमंत्री थे तो मैं उस समय डिग्री कॉलेज में छात्र संघ में था। तो तिवारी जी ने जब यहाँ पर शिटकुल का निर्माण किया तो हमने, जबकि मैं तिवारी जी को गुरु मानता था, मेरे गुरु थे वो, और तिवारी जी को गुरु मानने के बाद भी मैंने 29 दिन धरना प्रदर्शन किया कि मैंने कहा माननीय तिवारी जी आपने शिटकुल का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसमें पहाड़ के युवाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी। तो मैंने धरना प्रदर्शन किया, तो माननीय नरेंद्र तिवारी जी ने 70% आरक्षण पहाड़ के युवा बेरोजगारों के लिए वहाँ पर किया था शिटकुल में, लेकिन तिवारी जी ने वो जियो तिवारी जी ने किया था। लेकिन आज भी वहाँ पर शिटकुल में कई युवा जहाँ पर ठेकेदार के अंडर में काम करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी हमारे युवा मुख्यमंत्री जी बने हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उनके सम्मुख भी बात को मैंने पहुंचाया है कि जो शिटकुल में 70% आरक्षण पहाड़ के युवाओं को नौकरी में मिलना चाहिए, वो उसका पालन शिटकुल मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं की सोच रखते हैं, और वो जो विधायक थे तो हमेशा वो भी विधानसभा में प्रश्न उठाते थे कि शिटकुल में पहाड़ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। तो आज माननीय धामी जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सम्मुख दोबारा मैंने उस बात को रखा है। तो निश्चित रूप से जो नरेंद्र तिवारी जी ने 70% आरक्षण पहाड़ के युवाओं के लिए जो जियो किया था वो जियो में पालन होगा, और शिटकुल में जो हमारे पहाड़ के युवाओं का उत्पीड़न होता है और पहाड़ के युवाओं को ठेकेदारी के अंडर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो सब खत्म होगा, और पहाड़ के युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिलेगा, 70% का आरक्षण मिलेगा। बिल्कुल, एक पहाड़ में और समस्या है नेटवर्क की। ऐसी अनेक स्थान है भीमताल विधानसभा में भी हैं जहां पर अभी भी नेटवर्क नहीं आता है। अब सरकार ऑनलाइन पढ़ाई की बात करती है, वहां के बच्चे ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हैं, उनके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं है। तो आप इसने नेटवर्क लगाने के लिए क्या क्या प्रयास हुए? देखिए, मैंने विधायक बनने के बाद जियो कंपनी के अधिकारियों से वार्ता की, और ओखलकांडा ब्लॉक में और भीमताल ब्लॉक में, रामगढ़ में, धारी में कई जगह हम लोगों ने जियो के टावर लगाने के प्रयास किए हैं, और हमारे पतलोट में और नाई में और कोडार में इधर भी जियो के कई जगह टावर लग गए हैं, कहीं लगने की तैयारी में है। और हम लोग जियो कंपनी के अधिकारियों से लगातार संपर्क में हैं कि पहाड़ों में कई जगह BSNL के जो टावर है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो जियो के अधिकारियों से लगातार हम संपर्क में हैं, और BSNL के अधिकारियों से, GM से लेकर के सभी अधिकारियों से लगातार हम संपर्क में रहते हैं कि पहाड़ में जो BSNL के टावर हैं उनकी कनेक्टिविटी बहुत ख़राब है, और पहाड़ में ऑनलाइन और पढ़ाई का से लेकर के अन्य हमारे लोगों, कई हमारे पहाड़ के युवा सेना में काम करते हैं, कहीं पर बॉर्डरों में देश की सेवा कर रहे हैं, तो उनसे हमारे परिवार के सदस्यों के संपर्क नहीं हो पाते हैं।
तो हम BSNL के अधिकारियों पर भी दबाव डाल रहे हैं कि जो कनेक्टिविटी पहाड़ में ख़राब हुई है BSNL की, उसको ठीक करें। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी और तत्कालीन सांसद जी के सहयोग से और लोहाडुबा में एक टावर भी लगाया था, लेकिन वो टावर भी थोड़ा उसकी कनेक्टिविटी भी काम नहीं कर पा रही है। और फिर भी हम कई जगह नए टावरों के लिए केंद्र सरकार और माननीय सांसद जी के प्रयासों से हाल में टेलीफोन की कनेक्टिविटी ठीक कराने का प्रयास करें। बिल्कुल सर। भीमताल के लोगों की एक बड़ी समस्या है भीमताल में रोडवेज बस अड्डे की, और इसी के साथ साथ चाहते हैं कि भीमताल में बस अड्डे के साथ साथ जो वहाँ की औद्योगिक घाटी थी, सिडकुल था, वह दोबारा चालू हो। और भी अनेक समस्याएं हैं, मंडी की समस्या है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रोडवेज स्टेशन के लिए मैं लगातार प्रयास में हूँ। माननीय परिवहन मंत्री जी को भीमताल जब आए थे तो माननीय परिवहन मंत्री जी से मैंने घोषणा भी करवाई थी, तो उनने घोषणा तो की थी, लेकिन उनका ये भी कहना था कि आप ज़मीन ढूंढिए और हम यहाँ पर रोडवेज स्टेशन खुलवाएंगे। तो रोडवेज स्टेशन के लिए ज़मीन के लिए मत्स्य विभाग के अधिकारियों से भी मैंने वार्ता की, सिडकुल के अधिकारियों से भी मैंने वार्ता की, लेकिन सिडकुल के अधिकारियों ने तो मना कर दिया। फिर भी मत्स्य विभाग के अधिकारियों से मेरी वार्ता चल रही है। अगर ज़मीन मिलेगी तो निश्चित रूप से आज भीमताल में रोडवेज स्टेशन के लिए मैं बातचीत कर रहा हूँ। मतलब अभी ज़मीन मिली नहीं भीमताल में? अभी ज़मीन ढूंढ रहे हैं, लेकिन ज़मीन नहीं मिल पा रही है। और जिस दिन ज़मीन मिलेगी उस दिन रोडवेज स्टेशन निश्चित रूप से माननीय परिवहन मंत्री जी ने घोषणा की। अच्छा सर, एक उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा चल रहा है भू कानून के ऊपर। एक विधायक के तौर पर आप भू कानून का समर्थन करेंगे या इसको किस रूप से देखेंगे? निश्चित रूप से पहाड़ों में आज बाहर के लोग अवैध रूप से ज़मीन खरीद फरोख्त करने का प्रयास कर रहे हैं, और पहाड़ के हमारे सीधे साधे लोगों से छोटे छोटे दामों में ज़मीन लेकर के फिर उसको दूसरे रूप में उसको अपना एक व्यवसाय कुछ लोगों ने बना रखा है बाहर के लोगों ने। तो इसका निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों की ज़मीन अगर ऐसे ही बिकते रहे तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, इसलिए कुछ न कुछ नियंत्रण तो होना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ही बात है, मैंने भी रखी है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब के सुझाव को, यहाँ के युवाओं के और पहाड़ के किसानों के सुझाव को मानते हुए इसमें भू कानून लागू होना चाहिए, इसके लिए कमेटी का गठन किया है। निश्चित रूप से पहाड़ के हित में, भीमताल विधानसभा क्षेत्र के हित में और पहाड़ के हित में भू कानून जो है इस बिल के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी कोई डिसीजन लेंगे, मुझे आशा है। क्या आपको लगता है अगर भू कानून आता है तो पलायन इससे थोड़ा बहुत रुकेगा? निश्चित रूप से पहाड़ों में अगर हमारे पास लिमिटेड ज़मीन है और हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, इस सब बातों पर मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए भू कानून लागू होगा तो निश्चित रूप से पहाड़ के लोगों को फायदा होगा। सर, लास्ट क्वेश्चन लूँगा। भीमताल जो डैम है, इसमें परसों हम वहाँ गए थे तो कहा कि ये बहुत कमज़ोर हो गया है, पानी के जगह जगह से रिसने की जो है सूचना वहाँ पर दी जा रही है, तो वो इस डैम का पुनर्निर्माण के लिए कोई आपके द्वारा प्रयास किया गया? मैंने लगातार विधानसभा सत्र में ये प्रश्न उठाया है। भीमताल डैम हमारी एक पहचान है, भीमताल झील हमारी एक पहचान है, और जहाँ पर विश्व का पर्यटक यहाँ पर पहुँचता है। निश्चित रूप से भीमताल डैम की वजह से गर्मियों के दिनों में पूरे तराई और भाबर को भी पानी मिलता है। इसलिए वो डैम को अगर कभी नुकसान हो गया तो पूरा भीमताल से पूरे तराई भाबर को भी नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए माननीय सिंचाई मंत्री परिवहन यानी कि ये सतपाल महाराज जी से मैंने वार्ता की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे, उनसे भी वार्ता की थी। तो एक बार माननीय सिंचाई मंत्री जी ने एक टीम भी यहाँ पर पंतनगर के वहाँ के वैज्ञानिकों को भेज करके कुछ उसका आकलन भी कराया था। उसके बाद कई बार सिंचाई मंत्री जी से इस बारे में बात हुई, और इस मुद्दे को मैं फिर विधानसभा में रखने की तैयारी में हूँ कि निश्चित रूप से इस डैम को सुरक्षित रहना हम सबकी जिम्मेदारी है। और सरकार के सम्मुख भी बात मैंने रखी है, सरकार के संज्ञान में भी है कि निश्चित रूप से ये डैम हमारी एक पहचान है और भीमताल झील एक हमारी पहचान है, और डैम को सुरक्षित रहना हमारा और सबकी जिम्मेदारी है। उसके लिए लगातार मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो आपने देखा ये भीमताल के सबसे लोकप्रिय जो विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं राम सिंह खैड़ा, इन्होंने हमसे बात की और इन्होंने बताया कि ये लगातार विधानसभा में अपने विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा करते हैं और उन समस्याओं का निदान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं UBB मीडिया, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।